सत्य हिंदी के सिनेमा शो में आपका स्वागत। आज मैं समीक्षा करूंगा फिल्म रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद फिल्म की। रजाकार फिल्म मूलतः तेलुगु भाषा में बनी है और हिंदी में इसे डब करके पूरे देश में प्रदर्शित किया गया है। यह फिल्म कश्मीर फाइल का हैदराबाद एडिशन कहा जा सकता है, तेलुगु एडिशन कहा जा सकता है। इसमें सब कुछ वैसा ही है जैसा कि कश्मीर फाइल्स में। हिंदू मुस्लिम हिंसा, बलात्कार, बच्चों को जलती आग में फेंकना। ऐसा लगता है कि फिल्म वालों को एक फार्मूला मिल गया है, इस देश में फिल्म चलाना हो तो कोई ऐसी फिल्म बनाओ कि सत्तारूढ़ पार्टी उसका समर्थन करे, चुनाव में वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके और एक खास पार्टी को उसका फायदा मिले। हर महीने कोई ना कोई ऐसी फिल्म आ जाती है जिसका कोई राजनीतिक एजेंडा होता है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक एजेंडा को लेकर पहले फिल्म नहीं बनती थी, पहले भी फिल्में बनती थी, लेकिन अब जिस तरह की फिल्में बन रही हैं वो राजनीति को लेकर कम और अपने फायदे के लिए ज्यादा बन रही है। ये फिल्म देश की एकता को बढ़ाने में मदद नहीं कर रही है, बल्कि देश की एकता को तोड़ने का काम कर रही है। रजाकार फिल्म का शुरू का आधा हिस्सा वैसा ही है, कश्मीर फाइल जैसा। हिंसा हिंसा और हिंसा। हिंसा के बाद इसमें कोई चीज है तो वो है हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। रजाकार फिल्म हैदराबाद को भारत में विलय करने के मुद्दे पर बनी है। यह फिल्म बताती है कि हैदराबाद के भारत में विलय को लेकर जो बेचैनी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में थी, वो बेचैनी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू में नहीं थी। हैदराबाद के ग्रामीण इलाकों में भारी हिंसा हो रही थी और जवाहरलाल नेहरू आंखें मूंदे थे, फैसला लेने में डर रहे थे, बहाने बना रहे थे। साफ है कि इस फिल्म का उद्देश्य जवाहरलाल नेहरू को, जो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, उन्हें एक तरह से डिफेम करना है और एक नया मानस तैयार करना है जो एक खास पार्टी के लिए या कहें कि बीजेपी के लिए एक मतदाता के रूप में आगे आए। रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद फिल्म में दिखाया गया है कि देश का बंटवारा होने के बाद, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद, कश्मीर और हैदराबाद, इसके अलावा जूनागढ़, ये तीन रियासतें ऐसी थी जो भारत में विलय नहीं चाहती थी। हैदराबाद के निजाम चाहते थे कि हैदराबाद मुस्लिम राष्ट्र बने, तुर्किस्तान बने। 224 सालों से निजाम के खानदान का हैदराबाद पर शासन था। आजादी की लड़ाई में हैदराबाद अंचल में आमतौर पर शांति थी, लेकिन आजादी के बाद जो हिंसा हुई उसने पूरी दुनिया को हिला डाला। यह भी बताया गया कि हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान से दोस्ती करने के इच्छुक थे और इसी चक्कर में वे चाहते थे कि हैदराबाद मुस्लिम राष्ट्र बने और इसीलिए इलाके के हिंदुओं के साथ बहुत क्रूरता की जा रही थी कि या तो वे धर्म परिवर्तन कर लें या इलाका छोड़कर चले जाएं। हैदराबाद का एक स्टैंड स्टिल समझौता भी था केंद्र सरकार से और इस समझौते के मुताबिक यथास्थिति बरकरार रखनी थी, यानी जो हैदराबाद चाहे, जो भारत सरकार चाहे, कोई उसमें नई बात जोड़ी नहीं जाएगी। हैदराबाद के निजाम पाकिस्तान से दोस्ती चाहते थे तो उन्होंने तत्कालीन उस वक्त 20 करोड़, आप कल्पना कीजिए 20 करोड़ कितनी बड़ी राशि थी, 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए थे और पाकिस्तान के एक राजनयिक को अपने यहां बुलाकर हैदराबाद का प्रधानमंत्री बना लिया था। निजाम ने एक अपनी अलग मिलिशिया बना रखी थी। ये भाड़े के सैनिक निजाम के लिए वसूली करते, लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए परेशान करते, यातनाएं देते। इतना ही नहीं, निजाम ने गोवा को पुर्तगालियों से खरीदने की तैयारी कर ली थी। प्रस्ताव भेज दिया था कि हम गोवा को खरीदना चाहते हैं क्योंकि गोवा उस वक्त पुर्तगालियों के कब्जे में था। गोवा बाद में आजाद हुआ
तो निजाम चाहते थे कि गोवा गोवा उनको मिल जाए, उनकी रियासत में मिल जाए। निजाम ने अपनी तमाम दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये सब चीजें लंदन में वहां की बैंकों में, लॉकर्स में रखने के लिए भिजवा दिए थे। वो चाहते थे कि उन पर कोई भी खतरा कभी ना हो। रजाकार फिल्म में कोई भी बड़ा स्टार नहीं है। निजाम की भूमिका मकरंद देशपांडे ने की है। बहुत उम्दा कलाकार हैं और उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। सरदार पटेल की भूमिका में तेज सप्रू हैं और हिंदी भाषी इलाके के लिए उतना जाना पहचाना नाम नहीं है। प्रोड्यूसर गुडूर गोपाल नारायण रेड्डी चाहते थे कि इस फिल्म में या तो मुंबई का या तमिल, तेलुगु या मलयालम का कोई सुपरस्टार काम करे, लेकिन कोई बड़ा सुपरस्टार इस फिल्म में काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। तो मजबूरी में नए नए कलाकारों को लेकर और दक्षिण भारतीय कलाकारों को लेकर फिल्म बनाई गई। फिल्म में हिंसा जिस विभत्स तरीके से दिखाई गई है, वो दर्शकों के लिए देखना भी एक तरह से मुश्किल है। ऐसी हिंसा दिखाई गई है। किसानों और महिलाओं के साथ कैसे लूटपाट होती रही, महिलाओं के साथ कैसे कैसे जुल्म होते रहे, विद्रोह करने वालों को पकड़ पकड़ कर कैसी यातनाएं दी गई, ये सारी बातें इस फिल्म में है। इस फिल्म में काफी रिसर्च भी की गई है, ऐसा दावा किया गया है। और हैदराबाद के लिए, मुक्ति के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे थे, ऐसे कई लोगों का परिचय दिया गया है। उन लोगों के बारे में बताया गया कि उन्होंने किस तरह से लड़ाई को अंजाम दिया। तो एक तरह से ये उन शहीदों को याद भी करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो यातनाएं दी जा रही थी, उसका वर्णन बहुत ही डिटेल में किया गया है, जो वो देखने असहनीय हो जाता है। वैसे भारत की राजनीति में जितनी फिल्में बनी हैं, वो दक्षिण भारत में ज्यादा बनी है। हिंदी में तो यदा कदा ही फिल्में बनी है। किस्सा कुर्सी का एक फिल्म बनी थी जो बैन कर दी गई, बड़ी मुश्किल से फिल्म का प्रदर्शन हुआ। और हिंदी में राजनीति का बैकड्रॉप तो बहुत फिल्मों में रहा। गुलाल, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, नायक, मद्रास कैफे, सरकार, सरकार राज, रक्त चरित्र, युवा, शंघाई, वन, आरक्षण, ऐसी बहुत सी फिल्में बनी जरूर है जिनका बैकड्रॉप राजनीतिक है, लेकिन वो फिल्में राजनीतिक नहीं है, कमर्शियल फिल्में। और अब लेकिन जो फिल्में आ रही हैं वो शुद्ध राजनीतिक है। उनका उद्देश्य किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाना है, या कह सकते हैं कि इन फिल्मों का उद्देश्य एजेंडा को लेकर है। जैसे कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी, पीएम नरेंद्र मोदी, 72 पूरे, मैं अटल हूं, गांधी गोडसे एक युद्ध, इमरजेंसी, स्वातंत्र वीर सावरकर, वैक्सीन वार, बस्तर द नक्सल स्टोरी, गोधरा एक्सीडेंट या कॉन्स्पिरेसी, साबरमती रिपोर्ट, आर्टिकल 370, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आदि। हाँ, मंडी से बीजेपी की उम्मीदवार कंगना रनौत की इमरजेंसी अभी लगी नहीं है, वो चुनाव के बाद लगेगी, ताकि कंगना फिल्म के प्रमोशन पे पूरा ध्यान दे सके। ये उद्देश्य है। बेशक फिल्में कला का माध्यम है और मुख्य काम पैसा कमाना है, लेकिन अब फिल्मों का प्रयोग आम जनता के मन में अवधारणा बनाने के लिए किया जा रहा है। याद रखिए, हिटलर के प्रचार मंत्री गोएबल्स ने भी फिल्मों का उपयोग किया था। भारत के तमाम प्रचार माध्यम एक तरफी हो रहे हैं, तो इन एक पक्षीय प्रचार माध्यमों में अब फिल्में भी शामिल हो गई है। कमाई का बड़ा हिस्सा फिल्में हैं, और ये फिल्में जो राजनीतिक उद्देश्य से बनाई जा रही है, कुछ राज्य सरकारों के प्रमोशन से बहुत अच्छा बिजनेस करने में सफल हुई है, लेकिन रजाकार लोगों द्वारा पसंद नहीं की जा रही है। हालांकि ये भी कश्मीर फाइल्स का ही एक हिस्सा लगती है। आइए अब बात करते हैं रुसलान फिल्म की। रुसलान फिल्म एक ऐसी फिल्म है जो इस हफ्ते लगी है, और जिसकी खूबी है कि पूरी तरह से साधारण फिल्म है। इसे देखो तो ये लगता है कि टाइगर श्रॉफ का कुछ छोटा भाई आ गया है, या
विद्युत जामवाल का कोई छोटा भाई या छोटा विद्युत जामवाल है। बॉडी बढ़िया है लेकिन एक्टिंग बिल्कुल कमजोर। ये एक रोमांटिक फिल्म है, एक्शन फिल्म है। लव यात्री फिल्म से इसने शुरुआत की थी आयुष शर्मा ने। इनके जीजा हैं सलमान खान। उन्होंने ही लव यात्री प्रोड्यूस की थी लेकिन चली नहीं। उसके बाद अंतिम फिल्म में ये आए। फिल्म का नाम था अंतिम। इसमें सलमान खान खुद एक बड़े रोल में थे लेकिन ये फिल्म भी चली नहीं। सलमान खान ने पहली फिल्म में रुपया गंवाया, दूसरे में इज्जत। अपने साले साहब यानी सलमान खान की छाया से दूर आयुष शर्मा ने एक एक्शन फिल्म की। एक्शन फिल्म का हीरो अगर रॉ का एजेंट हो, देश प्रेम के नारे हो और क्लीवेज दिखाती हुई हीरोइन हो तो आमतौर पर फिल्में चल जाती। पठान, टाइगर, टाइगर जिंदा है, एजेंट विनोद, वार, मिशन मजनू, डॉन 2, राजी, ये सब वही फिल्में हैं जिनमें रॉक के एजेंट की भूमिका हीरो या हीरोइन ने की थी और फिल्में खूब चली। लेकिन क्या करें, बेचारे दामाद जी की तकदीर ठीक नहीं है। उन्होंने फिल्म का नाम ही रख दिया रुस्लान। अब रुस्लान का मतलब कितने लोग जानते हैं? जब नाम का मतलब ही नहीं पता तो कोई फिल्म देखने क्यों जाएगा? भाई कितनों को बताओगे कि रुस्लान का मतलब शेर होता है? टाइगर फाइगर तो बहुत फिल्में आ गई पर रुस्लान। और वैसे ये कृपा है आयुष महाराज की कि उन्होंने फिल्म का नाम रुस्लान ही रखा, क्योंकि इस फिल्म का पहले नाम रखा था ASO4। अब भैया ASO4 एक फार्मूला है जो फार्मा कंपनियों में काम आता है। अब सवाल ये कि जब आपको इतनी अक्ल भी नहीं है कि आम चुनाव का माहौल है, IPL चल रहा है, भारी गर्मी पड़ रही है, लोग छुट्टियों में घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो ऐसे में थिएटर में हम जैसे उल्लू के पट्टों के अलावा और कौन जाएगा? वो भी एक ऐसे एक्टर की फिल्म देखने जिसको लोग हीरो ही नहीं मानते। अरे भाई कोई ये आयुष शर्मा को समझाए कि अमिताभ ने सुपर हीरो के रोल तब किया था जब उनकी शहंशाह हिट हो गई थी, फिर वो अजूबा में आए। ऋतिक रोशन कहो ना प्यार है से सुपर हिट हो चुके थे, फिर वे कृष्ण सुपर हीरो बने। शाहरुख खान आधे दर्जन से ज्यादा हिट फिल्में दे चुके थे, इसके बाद वे रावण में सुपर हीरो बने। अनिल कपूर ने कई फिल्में, कामयाब फिल्में दी, इसके बाद वे मिस्टर इंडिया में सुपर हीरो बनकर आए। सुपर हीरो बनने के पहले हीरो बनना होता आयुष शर्मा जी, वरना द्रोण में अभिषेक बच्चन की, मिस्टर एक्स में इमरान हाशमी की, भावेश जोशी सुपर हीरो में अनिल कपूर के बेटे हर्षवर्धन की मिट्टी पलीत नहीं होती। ये भी चले थे सुपर हीरो बनने पर बाबा जी का ठुल्लू बन के रह गए। आयुष जी, आपके नाना बहुत महान आदमी थे, केंद्रीय मंत्री सुखराम थे और बड़े चर्चित थे अलग अलग कारणों से। ठीक है आपके नाना हैं, पर इससे होता क्या है? और फिल्म में तुम अपनी एंट्री ऐसे ही दिखाना चाहते हो जैसे कि आप रजनीकांत हो, आप अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान हो, अजय देवगन हो। अरे भाई कोई आपकी एंट्री क्यों देखेगा? आपने बड़े तामझाम से एंट्री दिखाई, तो आप हो क्या? लोग तो आपको पहचानते भी नहीं है। और आप कहो कि साहब हम तो ऐसे एंट्री मारेंगे फिल्म में कि सारे लोग, दर्शक तालियां बजाएंगे, सिक्के उछालेंगे, सीटियां बजाएंगे, तो ऐसा होता नहीं। अब फिल्म का नाम रुस्लान रख दिया, मतलब लगा कि चलो भाई एक्शन फिल्म में चल जाएगी। और एक्शन फिल्म में कोई रॉ का एजेंट बने तो आमतौर पे लोग देख लेते हैं फिल्म की, चलो एक्शन है, मार धाड़ है, रेसिंग है, कार रेसिंग है, बाइक रेसिंग है, और वो सब मसाले हैं। हीरोइन है, सुंदर हीरोइन है, वो अपने क्लीवेज दिखाती है, थोड़े आकर्षक दृश्य दिखाती है। अब बात है कि फिल्मों में रॉ का एजेंट होना तो कोई बड़ी बात है नहीं, रियल लाइफ में होना कठिन है। फिल्मों में तो कोई भी हो सकता है, आयुष शर्मा भी हो सकते हैं, जान अब्राहम हुए हैं, आलिया भट्ट हुई हैं, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, ये सब रॉ के एजेंट की भूमिका कर चुके हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कमल हसन भी कर चुके हैं। यहां तक कि सनी लियोनी और कैटरीना कैफ भी रॉ एजेंट का रोल कर चुके हैं।
पर ये मत पूछना कि राह में भर्ती कैसे होती है, कैसे होती है। ऐसा लगता है कि जब कोई हिंदी फिल्म बनानी होती है तब भर्ती हो जाती है। और कौन भर्ती करता है राव में, कौन सी शक्तियां? क्या राव में जाने के लिए पहले आर्मी में जाना जरूरी होता, या पुलिस में भर्ती होना जरूरी होता, या एयरफोर्स में जाना जरूरी होता है? क्या राव में जाने के लिए आईपीएस होना जरूरी है? क्या राव में जाने के लिए आईआरएस होना जरूरी है? ये सब फिल्म वालों को इससे कोई मतलब नहीं। बस एक नया हीरो आया, उसने पैसे लगाए, उसको फिल्म में रोल करना है, रॉ का एजेंट बना दो, जासूस है, रॉ का एजेंट है, तो उसको 64 कलाएं तो आई जाएगी, उसको आ जाएगा ढिशुम ढिशुम करना। इस फिल्म में आयुष शर्मा ने यही किया है, ढिशुम ढिशुम किया है, हथियार चलाए हैं, चाकू, छुरे, कुल्हाड़ी, बंदूक, रिवाल्वर, मशीन गन सब चलाए। और कई बार तो बिना हथियार के भी उसने 150 हथियारबंद लोगों को ठिकाने लगा दिया फिल्म में। तो थोड़ा तो दर्शक की अकल पे तरस खाओ, उसे इतना गधा मत समझो। और फिर इस फिल्म में दिखाया कि कैसे अंडर वाटर स्विमिंग करता हीरो, वाहन कैसे अंधाधुंध तरीके से चलाता है, हर तरह के वाहन, चाहे हेलीकॉप्टर उड़ाना हो, चाहे लॉन्ग जंप करना हो, चाहे हाई जंप करना है, बिल्डिंग से कूदना हो, हर लेवल की मास्टरी। अरे ये हो सकता है क्या? रियल में रॉ एजेंट आ जाए तो भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा फिल्मी रॉ एजेंट को सारी दुनिया की जानकारी होनी चाहिए, लंदन में, हांगकांग में, इस्तांबुल में, अजरबैजान में, उसको सब पता होना चाहिए कि कहाँ से कौन सी सड़क जाती है, कहाँ कौन सा होटल अच्छा है। इसके अलावा नाचना, गाना, गिटार बजाना, ये सब भी उसको आना चाहिए। और हाँ, आजकल हिंदी फिल्मों में हीरो को, खासकर रॉ में काम करने वाले हीरो को और भी गुण संपन्न दिखाया गया है। जैसे वो कंप्यूटर का कीड़ा होता है, उसको फोन हैक करना भी आता है, उसको मोबाइल का क्लोन बनाना भी आता है, उसको एटीएम ब्रेक करना भी आता है। ये 64 क्या, 64 दुना 128 कलाएं किसी रॉ एजेंट को भी आती होगी पता नहीं। लेकिन रुस्लान में आयुष शर्मा ने ये सारी कलाएं दिखाई, केवल एक कला नहीं दिखाई, वो अभिनय करना, क्योंकि ये उसके कानून में शामिल नहीं होगा, नियम में शामिल नहीं होगा। और एक बात है कि अगर हीरो रॉ का एजेंट है तो उसकी माशूका भी उसकी मदद करने वाली होगी, उसकी सहयोगी होगी, और वो भी बहुत खूबसूरत होगी, लड़ाई झगड़े में माहिर होगी, इन तमाम गुणों में माहिर होगी। ये सब चीजें इस फिल्म में दिखाई गई है। इस फिल्म को आगे ले जाने वाला कोई भी नहीं है, न इसका गीत, न संगीत, न अभिनय, न कहानी, न पटकथा। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो साधारण से अच्छी हो। सभी चीजें एवरेज लेवल की, ये सभी चीजें औसत दर्जे की। ये एक डायलॉग है इस फिल्म में, वो भी बता दूं। हीरो बोलता है कि ये 1960 का भारत नहीं, नया भारत है, और ये नया रॉ है। रॉ न केवल लोगों की जान बचा सकता है, बल्कि वक्त आए तो दुश्मन की जान ले भी सकता है। तो ये मोदी जी का नया भारत है, ये आयुष शर्मा का नया रॉ है। और फिल्म का निष्कर्ष ये है कि आतंकी का बेटा आतंकी हो जरूरी नहीं, और आतंकी का कोई धर्म नहीं होता। यहाँ हिंदू भी आतंक का समर्थक हो सकता है। भाई रुस्लान की मैंने बहुत आलोचना कर दी, लेकिन इस फिल्म की खूबियां भी हैं। एक तो ये कि इसमें एक्शन सीन बड़े जबरदस्त है। दूसरी खूबी है कि इसके गाने कम हैं। इसमें टर्न और ट्विस्ट बहुत अच्छे हैं, और इसका अंत ऐसा है जिसकी कल्पना भी दर्शक नहीं कर पाता। लोकेशंस बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह फिल्म बहुत लंबी नहीं है। केवल 139 मिनट में खेल खत्म, पैसा हजम। लेकिन अगर आप इसके भी पैसे बचाना चाहें तो इसका ट्रेलर देख के काम चला लीजिए, क्योंकि इसके ट्रेलर में वो सब बातें हैं जो इस फिल्म में है। इसलिए ट्रेलर देख के भी आपका काम चल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।